नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इन दिनों सेना के कौशल पर बन रही फिल्मों की रिलीज से पहले इस तरह के किस्से खूब सुनने को मिलते हैं कि फला फिल्म में भारतीय सेना के लाव लश्कर और असली सैनिकों ने काम किया है। लेकिन क्या आपको पता है हिंदी सिनेमा की वो पहली फिल्म कौन सी है जिसमें भारतीय सेना के जवानों और उसके लश्कर का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? और कौन थे वो रक्षा मंत्री जिन्होंने खुद शूटिंग पर रहकर इसे अपनी आंखों के सामने पूरा कराया? चलिए आपको ये रोचक किस्सा सुनाता हूँ। निर्माता और निर्देशक के आसिफ की याद में, जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया, फूल और मुगले आजम। मुगले आजम को बनाने में 14 साल लग गए। इस फिल्म के निर्माण के दौरान बहुत सारी समस्याएं आईं, लेकिन के आसिफ ने हिम्मत नहीं हारी। के आसिफ का जन्म 14 जून 1922 को इटावा में हुआ था और 9 मार्च 1971 को हृदय गति रुकने के कारण उनका निधन हो गया था। आज के वीडियो में मैं आपको के आसिफ के फिल्मी सफर के 10 दिलचस्प किस्से सुनाऊंगा। पहला किस्सा है जब नौशाद ने फेंक दिया था नोटों से भरा ब्रीफकेस। के आसिफ फिल्म मुगले आजम के लिए यादगार म्यूजिक चाह रहे थे। वो संगीतकार नौशाद के पास गए और बेहतरीन म्यूजिक के लिए नोटों से भरा ब्रीफकेस नौशाद को थमा दिया। नौशाद को के आसिफ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने नोटों से भरा ब्रीफकेस खिड़की के बाहर फेंक दिया और कहा, आसिफ साहब, यादगार म्यूजिक नोटों से नहीं आता। दूसरा किस्सा, जब के आसिफ ने एक गाने पर खर्च कर दिए थे 10 लाख रुपए। उस जमाने में अमूमन 5 से 10 लाख रुपए में फिल्में बन जाती थीं, लेकिन के आसिफ ने फिल्म मुगले आजम के एक गाने प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने में ही 10 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। कहा जाता है कि 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद ने ये गाना चुना था। इस गाने में एक जगह लता मंगेशकर की आवाज गूंजती हुई सुनाई देती है, तब रिवर्ब इफेक्ट नहीं आया था और लता ये गाना गाते गाते इन लाइनों के आने पर पास के बाथरूम में चली गई थी। तीसरा किस्सा है के आसिफ ने जब बड़े गुलाम अली को एक गाने के लिए दिए थे 25,000। फिल्म मुगले आजम के लिए नौशाद उस जमाने के तानसेन कहे जाने वाले बड़े गुलाम अली की आवाज़ में एक गाना रिकॉर्ड करना चाह रहे थे, लेकिन बड़े गुलाम अली ने यह कहकर मना कर दिया कि वो फिल्मों के लिए नहीं गाते। के आसिफ को मना करने के लिए बड़े गुलाम अली ने यूं कह दिया कि वो एक गाने के 25,000 रुपए लेंगे। उस दौर में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी जैसे गायकों को एक गाने के लिए 300-400 रुपए मिलते थे। के आसिफ ने तुरंत ही बड़े गुलाम अली की मांग मंजूर कर दी और उन्हें 10,000 रुपए वहीं एडवांस भी पकड़ा दिया था। चौथा किस्सा, जब बार बार मधुबाला की हंसी के चलते के आसिफ रोक देते थे शूटिंग। फिल्म मुगले आजम में शहंशाह अकबर, उनकी पत्नी जोधाबाई और सलीम पर एक सीन फिल्माया जा रहा था जिसमें अनारकली की भूमिका निभा रही मधुबाला को अपने चेहरे पर बेबसी और लाचारी वाले भाव लाने थे, लेकिन इस सीन में वो बार बार हंस देती थी। यह सिलसिला लगातार 7 दिनों तक चला और हर बार ऐसा होने पर के आसिफ पैकअप का ऐलान कर देते थे। पांचवा किस्सा, असली मोतियों के लिए के आसिफ ने रोक दी थी शूटिंग। फिल्म मुगले आजम के एक सीन में सलीम को मोतियों पर चलकर महल में दाखिल होना था। इस सीन के लिए नकली मोती मंगवाए गए थे, लेकिन के आसिफ को इसमें असर नहीं देखा। उन्होंने फिल्म के फाइनेंसर शपूर जी मिस्त्री से असली मोती के लिए 1 लाख रुपए मांगे। आसिफ का कहना था कि नकली मोती पर चलकर कलाकार के चेहरे पर असली भाव नहीं आएंगे। मामला खिंचता रहा, आसिफ जिद पर अड़े रहे। करीब 20 दिन बाद शपूर जी ने आसिफ को ईद के मौके पर घर बुलाया और 1 लाख रुपए ईदी के रूप में दिए। आसिफ ने इस रकम से असली मोती खरीदे और फिर वो सीन शूट हुआ। छठा किस्सा, इत्र के तालाब के लिए के आसिफ ने रोकी थी मुगले आजम की शूटिंग। के आसिफ ने मुगले आजम को बनाने में कभी कोई समझौता नहीं किया, हर छोटी से छोटी चीज़ पर बारीकी से नज़र रखते थे। इस फिल्म के एक सीन के लिए सुगंधित इत्र के एक तालाब का इंतजाम करना था। के आसिफ तालाब में असली इत्र चाह रहे थे ताकि मधुबाला उस सीन को अच्छी तरह से फील कर सकें। प्रोडक्शन टीम ने शुरू में तालाब को पानी से भर दिया था, लेकिन के आसिफ का मन नहीं मान रहा था। जब तक असली इत्र का इंतजाम नहीं हुआ तब तक उन्होंने शूटिंग आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। फिर असली इत्र आया और 3 दिन बाद इस सीन की शूटिंग हुई। सातवां किस्सा, भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार सेना के लाव लश्कर का इस्तेमाल। भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार सेना के हाथी, घोड़ों और सैनिकों का इस्तेमाल फिल्म मुगले आजम में किया गया था। फिल्म में सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन फिल्माने के लिए जयपुर रेजिमेंट के सैनिकों को भी लिया गया था। इसके लिए के आसिफ ने तत्कालीन रक्षा मंत्री वीके मेनन से अनुमति ली थी। बताया जाता है कि इस सीन की शूटिंग के दौरान रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। आठवां किस्सा, मामा की पत्नी से की शादी।
के आसिफ अपनी फिल्मों के अलावा अपने व्यक्तिगत जीवन को भी लेकर खूब चर्चा में रहे हैं। उन्होंने अपने मामा नाजिर की पत्नी सितारा देवी से शादी कर ली थी। सितारा देवी से शादी के बाद के आसिफ ने लाहौर जाकर दूसरी शादी भी की। इसके बाद के आसिफ ने सितारा देवी की दोस्त निगार सुल्ताना से तीसरी शादी की। निगार ने भी फिल्म मुगले आजम में शानदार अभिनय किया है। के आसिफ ने चौथी शादी दिलीप कुमार की बहन अख्तर से की थी। 9वां किस्सा, दिलीप कुमार ने 10 साल तक नहीं देखी थी फिल्म मुगले आजम। के आसिफ का एक बार दिलीप कुमार की बहन अख्तर बेगम से झगड़ा हुआ। दिलीप कुमार जब बचाव करने पहुंचे तो आसिफ ने कह दिया कि अपना स्टारडम मेरे घर से बाहर रखो। दिलीप कुमार को ये बात बहुत बुरी लगी और दिलीप कुमार इतना नाराज हुए कि फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर तक में नहीं गए। उन्होंने ये फिल्म रिलीज के 10 साल बाद देखी थी। 10वां और आखिरी किस्सा, रह गई आखिरी ख्वाहिश की, तो के आसिफ का बचपन बहुत गरीबी में बीता था। इसी वजह से वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए थे। उन्होंने बड़ी शिद्दत और मेहनत से फिल्म मुगले आजम बनाई थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म सस्ता खून, महंगा पानी और लव एंड गॉड बनाने का काम शुरू किया, लेकिन 9 मार्च 1971 को हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई और उनकी ये फिल्में अधूरी रह गईं। लव एंड गॉड को बाद में साल 1986 में उस समय के चोटी के निर्माता केसी बोकाडिया ने रिलीज किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये सभी कहानियां हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।